हेलो हेलो। तो फिर से आपका स्वागत है। किसी टेक्निकल कारणवश हमारा वीडियो कट हो चुका था, तो हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी यहाँ तक अभी खत्म किया। उसके बाद आवाज आते हैं कि जर्नल एंट्री मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एसेट्स क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के लिए एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, उसका ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो। उसके बाद सेल ऑफ एसेट्स क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे बैंक एसेट सेल हो रहा है तो देख रहे होंगे कि रियलाइजेशन क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर में एसेट्स में ही एसेट्स को हमने क्या किया था, सारा एसेट्स को रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पे एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर मान लो कोई पार्टनर पैसा ना लेके एसेट्स ले रहा है तो एसेट्स तो हमारा चला जा रहा है, पर पार्टनर्स का कैपिटल भी क्या होगा, घट जाएगा। डिगोटेड तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसका पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, उसका अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है जबकि लाइबिलिटी डेबिट होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है क्योंकि सारा लाइबिलिटी हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है। और टू बैंक, क्योंकि बैंक से ही हम लोग पे करेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं फॉर ए लाइबिलिटी विच ए पार्टनर्स टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज। मान लो कोई ऐसा लाइबिलिटी है जो पार्टनर्स बोलता है मैं भर दूंगा, तो वो लाइबिलिटी को वो भर देगा और उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स अपने पास से पैसा लगा के उस लाइबिलिटी को भर देगा। आई बात समझ? और हाँ, जैसे वीडियो डिस्कनेक्ट हुआ था तो उसका पार्ट 1 इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, तो वहां से आप जाके पहले पार्ट 1 देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया, उस वीडियो को उतना काट दिया है और उसके बाद उसको पार्ट 1 कर दिया है, और इस यहाँ से ये वीडियो जो रहा है पार्ट 2 करके अपलोड होगा। आई हमारी बात समझ में? तो जिसने भी डायरेक्ट ये वीडियो पे अगर कोई रिकॉर्डेड बच्चा आ रहा होगा तो मैं उससे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप जाके पार्ट 1 पहले देख ले, उसके बाद यहाँ पे आके ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आ गई बात समझ। फॉर ए सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, व्हेन ए क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, नो जर्नल एंट्री नीडेड टू बी रिकॉर्डेड, बट इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट ओनली एज ए पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हिज और हर ड्यूज, the entry will be made for cash payment only. For example, the creditor to whom rupees 10,000 was due, मान लो ऐसा क्रेडिटर है जिसको 10,000 रुपया देना था, एक्सेप्ट ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 8,000 एंड इज पेड रुपीज 10,000, तो उसने 8,000 का कोई एसेट ले लिया और 2,000 रुपया हमने उसको पे कर दिया। द फॉलोइंग एंट्री शेल बी मेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, however when a creditor accept an asset whose value is more than the due, he or she pay cash to the firm for the difference for which entry will be made. ठीक है, however when a creditor accepts an asset whose value is more than the due, यानी ऐसा कोई एसेट एक्सेप्ट कर लेता है क्रेडिटर जिसका वैल्यू वो जितना पाता था उससे ज्यादा था, तो उसका एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये सिर्फ जो हम लोग कैश दे रहे हैं ना उसका एंट्री मार रहे हैं, ठीक है, 2,000 के लिए, और यहाँ पे वो जो कैश देगा क्योंकि वैल्यू एसेट्स का ज्यादा है तो उसके लिए ये एंट्री हम पास कर रहे हैं। और जो एसेट्स कट जा रहा है और हमारा लाइबिलिटी आपस में कट जा रहा है, तो इसका क्यों एंट्री नहीं पास करेंगे, क्योंकि एक बात समझिए, हमने एसेट्स को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया और लाइबिलिटी को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइबिलिटी जो होल्ड करता है वो कोई एसेट्स ले लेता है, तो यहाँ पे क्या हम लोगों को एंट्री पास करना गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट्स ले रहा है और लाइबिलिटी ले रहा है और दोनों ऑलरेडी रियलाइजेशन में जा चुका है, तो इससे हम लोग, इससे सही हम लोग को लगता है कि वहां पर हम कोई एंट्री ही पास ना करें। आई बात समझ? आई बात समझ आप लोगों को? ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने पार्ट 1 का लिंक अटैच कर दिया है, आप लोग जाके वहां से पार्ट 1 भी देख सकते हैं जिन्होंने डायरेक्ट पार्ट 2 यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, for payment of realization expense, when some expense are incurred and paid by the firm in the process of realization of assets and payment of liability, तो realization account debit to bank, क्योंकि it's a type of expense and expense should be debited.
डू यू गॉट इट? When realization expense are paid by a partner on behalf of the firm, मान लो कोई realization expense कोई पार्टनर दे रहा है, मैं ही एक बिजनेस में पार्टनर हूँ, कोई अगर वहां पे नहीं है, मैं realization expense पे कर दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, realization अकाउंट पे तो हो गया, तो डेबिट हो गया, उसके बाद हमारा तो कैपिटल बढ़ जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं उस पैसा को दे रहा हूँ बिजनेस में, ठीक है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। When a partner has agreed to bear the realization expense, if a partner of realization expense is made by the firm, if the payment of realization expense is made by the firm, the partner's capital account debit to bank, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, if payment of realization expense is paid by the firm, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए, जब अगर कोई पार्टनर पे करता है तो यहाँ पे दो केसेस राइट करती है कि बाद में उसको फॉर्म ने कंपनसेट कर दिया, तो इसीलिए उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ बढ़ा था, तो यहाँ पे घटा दे रहे हैं और हमारा बैंक घट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या किया, कंपनसेट कर दिया गया, ठीक है। इफ द पार्टनर हिमसेल्फ पेज द रियलाइजेशन एक्सपेंस, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, तो अगर मान लो उसने ही पे किया, उसके बाद उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसका हम कैपिटल बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे आगे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्म कंपनसेट कर रहा है तो हम उसका कैपिटल अकाउंट घटा देंगे और बैंक भी हमारा घट जाएगा, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। In the absence of information about who is paying the expense, it is implied that the expense is paid by the partner who has agreed to bear expense. In the absence of information about who is paying the expense, it is implied that the expenses are paid by the partner who has agreed to bear expense. तो यहाँ पे ये आप लोगों को नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, इसको काटिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्रीड रिम्यूनरेशन टू सच पार्टनर हु एग्रीज टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क, तो मान लो कोई पार्टनर ही ऐसा है जिनने बोला है कि सारा डिसोल्यूशन का टेंशन बोझ सब वो उठाएगा, तो उसको उसके बदले में कुछ खर्चा दिया जाता है, तो उस खर्चे को अगर मान लो कोई पार्टनर से उठा रहा है, तो पार्टनर्स को हमको क्या जरूरी है, उसको बैंक उसको पैसा देने को, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में उस पैसा को जितना देना होगा उसके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट हम ट्रांसफर करके उसका कैपिटल बढ़ा देते हैं। तो वही होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यानी एक्सपेंस बुक हो गया और बैंक से नहीं जाके उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया है, ठीक है। उसके बाद फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल इफ एनी, तो मान लो हम कोई एसेट्स का रियलाइज कर रहे हैं, वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम कैसे रियलाइज करेंगे, तो डायरेक्ट उसका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ऐसे मान लेते हैं कि उसको नील पे हम लोग ने रिकॉर्ड किया था, उसका बुक्स में कोई वैल्यू शो नहीं करता है, उसको हम इग्नोर कर देंगे और डायरेक्ट रियलाइज हो रहा है तो उसको रियलाइज ही कर देंगे। हम लोग नहीं रिकॉर्ड किए, इग्नोर दैट, ठीक है, कि हम लोग ऑलरेडी सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट मान के चले, यानी सन्ड्री एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। तो हमारा जो भी एसेट्स बिकता है तो रियलाइजेशन ही हम लोग क्रेडिट करके जाते हैं और बैंक डेबिट होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड हो चाहे ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम नॉर्मल जैसे रियलाइज करते हैं एसेट्स को बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वैसे ही रियलाइज कर देंगे। आई बात? द सेटलमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक उसी प्रकार जैसे एसेट्स का ट्रीटमेंट है उसी प्रकार लायबिलिटी का भी ट्रीटमेंट होगा अगर अनरिकॉर्डेड होगा तो। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट्स अगर होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, बढ़ा, अगर लॉस प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा और लॉस होता है पार्टनर्स का कैपिटल घट जाएगा, तो उसलिए डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आई बात। तो अब हम बढ़ते आगे। फॉर सेटलमेंट ऑफ ए लोन बाय अ फर्म टू ए पार्टनर, मान लो पार्टनर्स का फॉर सेटलमेंट ऑफ ए लोन, फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन बाय अ फर्म टू ए पार्टनर, तो मान लो ऐसा होता है कि फर्म पार्टनर्स को लोन दिया था, उसका सेटलमेंट हो रहा है, तो पार्टनर्स क्या करेगा, उस लोन का पैसा बिजनेस में लेके आएगा, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके पार्टनर्स का लोन चला जाएगा, उसके पार्टनर्स का लोन चला जाएगा, तो लोन अकाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लोन यहाँ पे एडवांसेस की बात हो रही है, बिजनेस पार्टनर को दिया है, तो ये बिजनेस के लिए एसेट्स होता है, तो एसेट्स को क्लोज करने के लिए हम लोग क्रेडिट करते हैं ना जी, करते हैं ना, और उसके बाद बैंक में हमारा पैसा आएगा तभी ना लोन वहां क्लोज होगा, समझे। तो यहाँ पे लोन टू पार्टनर्स है, लोन फ्रॉम पार्टनर्स नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हम लोगों के लिए एसेट्स था, तो एसेट्स था तो उसीलिए लोन एज ए एसेट्स होता है। तो लोन जब क्लोज होता है तो कोई ना कोई पैसा ले आके बिजनेस में देगा तभी लोन क्लोज होगा। तो कोई अगर बिजनेस में पैसा ला के देता है तो बैंक में पैसा देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, उसका लोन अकाउंट हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है। For transfer of accumulated profit in the form of general reserve to partners capital account in their profit sharing ratio। जनरल रिजर्व कैसे डिवाइड करते हैं? जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, यही बात है। फॉर ट्रांसफर ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स होता है तो उससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? घट जाता है। आई बात समझ? फॉर पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू पार्टनर्स, यहाँ पे लोन पार्टनर्स के द्वारा फॉर्म को दिया गया था, तो यहाँ जो लोन मिलता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो यहाँ पे उस लायबिलिटी को क्लोज करने के लिए फॉर्म यानी बिजनेस को क्या करेगा? पार्टनर्स को चुकता करना पड़ेगा। तो चुकता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक से उसको पैसा देना पड़ेगा। बैंक से पैसा देगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स का लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यानी लोन अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटी मेरा क्लोज हो गया है। आई बात समझ? उसका फॉर पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू पार्टनर्स हो गया। उसका फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, इफ ए पार्टनर्स अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस आफ्टर पोस्टिंग ऑफ रेबोरेट एंट्रीज फॉर्म्स ही ब्रिंग्स इन द नेसेसिटी केस फॉर विच द एंट्री विल बी। मान लो ऐसा सभाओं में एंट्री पास कर दी, उसका जरूरत पड़ता है कि पार्टनर्स को ही पैसा उल्टा लाना पड़ रहा है, यानी हमको डेफिशिएंसी हो गया है डिसोल्यूशन करने पे, तो पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लेके आएगा। अगर वो पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लेके आएगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक अकाउंट बढ़ गया, यानी हमारा एसेट्स बढ़ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट करने के कारण। उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है तो उसका फिर कैपिटल में कुछ पैसा चढ़ जाएगा। आई बात समझ? अब उसके बाद जाते हैं द बैलेंस इज पेड टू द पार्टनर्स हुज कैपिटल अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस इन द फॉलोइंग एंट्रीज पास। और मान लो सब डिजॉल्व करने के बाद उसका एफिशिएंसी हो गया है, बिजनेस में पैसा ज्यादा है, तो उस एफिशिएंसी यानी प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? आपस में लोग डिवाइड कर लेंगे, उसका पार्टनर्स अपने पैसा लेके अपने अपने घर चले जाएंगे। आई बात समझ? तुम्हारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। यानी घटता है तो पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, अगर बढ़ता है तो पार्टनर्स क्या करेंगे? पैसा लेके अपने घर चले जाएंगे, उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इट्स नथिंग 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 नथिंग। ठीक है। It may be noted that the aggregate amount finally payable to partners must equal to the amount available in the bank in cash amounting। यानी एग्रीगेट अमाउंट फाइनल पेएबल टू पार्टनर, यानी पार्टनर्स को जितना अमाउंट पे करना चाहिए उतना हमारे पास पैसा होना भी चाहिए, तभी हम उसको पे कर सकते हैं। Thus all the accounts of a farmer closed in case of dissolution। आई बात समझ? सीता रीता मीता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। मेरा बैलेंस शीट आर एज फॉलो, यानी इनका बैलेंस शीट हो गया। जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर से कैपिटल से सीता का, रीता का और मीता का कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेप्टर से प्लांट एंड मशीनरी है। आई बात समझ? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस, और बिजनेस डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो फॉलोइंग अमाउंट्स वे रियलाइज, प्लांट्स एंड मशीनरी 42,050 में रियलाइज हुआ जबकि उसका 4500 रुपया वैल्यू था। स्टॉक 3500 में रियलाइज हुआ जबकि उसका वैल्यू 2500 रुपया था। डेप्टर्स 1850 में रियलाइज हुआ जबकि हमारा डेप्टर्स था 2000 का। फर्नीचर 750 में रियलाइज हुआ जबकि उसका वैल्यू था 1000 रुपया। ठीक है। सीता एग्री टू बियर ऑल द रियलाइजेशन पेड बाय द फॉर्म, और सीता एग्री टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंस नहीं जाए, यानी सीता रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। फॉर द सर्विसेज सीता इज पेड ₹60, जिसके लिए उसको 60 रुपया देते हैं। बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, इससे सीता करोड़पति बन जाएगी। आई बात समझ में? एक्चुअल एक्सपेंस और रियलाइजेशन पेड बाय द फॉर्म अमाउंट्स ₹450, जबकि एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो 450 रुपये रियलाइजेशन पे हो चुका है। क्रेडिटर्स पेड 2% लेस, क्रेडिटर को हमने 2% कम दिया हुआ है। देयर वाज एन और रिकॉर्डेड एसेट 250 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय 200। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स। तो यहाँ पे हमको नेसेसरी अकाउंट्स करना है बुक्स क्लोज करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सारे एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो का तो माने एज इट इज। ठीक है। तो क्रेडिट स्टॉक आ गया हमारा 2500 का 2500, फर्नीचर आ गया 1000 का 1000, उसके बाद डेप्टर्स आ गया
2000 का 2000 ठीक है। प्लांट्स एंड मशीनरी आ गया 4500 का 4500। यहाँ तक कोई डाउट? जो जितना का बुक वैल्यू था उतना पे ये ट्रांसफर हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ का जो वैल्यू है यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ? तो ये हमारा जो एसेट्स में ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स का वैल्यू होगा, ठीक उसी प्रकार रियलाइजेशन में टेक ओवर करते समय सबसे पहले उस वैल्यू को हम लोग लेके जाएंगे रियलाइजेशन में। आई बात समझ? अब ठीक उसी प्रकार लाइबिलिटी की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी में हमारा जनरली जब 2500 है तो ये हमारा मटका बना हुआ है प्रॉफिट के हिसाब से, तो ये कोई लाइबिलिटी नहीं होता। इस लाइबिलिटी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। क्रेडिटर्स 2000 का है तो 2000 का क्रेडिटर्स यहाँ भी है, 2000 क्रेडिटर्स यहाँ आ गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हम लोग सबसे लास्ट में डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फर्नीचर जैसे जैसे बिका है। तो स्टॉक हमारा सबसे पहले स्टॉक देखते हैं 2500 का। तो स्टॉक 2500 का 3500 में रियलाइज हुआ है। एम आई राइट? आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 2500 का स्टॉक 3500 में रियलाइज हुआ है। फर्नीचर 1000 का फर्नीचर कितना 750 में रियलाइज हुआ है डन। उसका डेप्टर्स 2000 का डेप्टर्स कितना 1850 में रियलाइज हुआ है डन। उसके बाद उसका प्लांट्स एंड मशीनरी 4500 का था तो 4250 में रियलाइज हुआ है डन, ठीक है। उसका आ जाता है क्रेडिटर कैसे रियलाइज हुए हैं। 2000 के क्रेडिटर को हमने कितने में रियलाइज किया है, 1960 रुपए में रियलाइज किया है, क्योंकि इसको हम लोग डिस्काउंट मिला था ना जी 2%। तो 2000 का 2% कितना होता है, 2000 का 2%, 2000 का 2% 40 रुपए हम लोग को डिस्काउंट मिला, इसलिए 1960 में क्रेडिटर्स रियलाइज हो चुके हैं। क्रेडिटर्स रियलाइज का मतलब क्रेडिटर को हमने पैसा दे दिया है, इसलिए बैंक अकाउंट से पैसा दिए हैं। और यहाँ पे एसेट्स रियलाइज होने का मतलब बैंक में हमारे पैसा आते हैं, इसलिए बैंक में पैसा आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई है? आ गई बात समझ? आ गई? तो चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारा एसेट्स रियलाइज हो गया कि लायबिलिटी रियलाइज हो गया। तो दो चीजें, सबसे पहले एसेट्स रियलाइज तो इसका हमें स्टेप एक समरी बनाइए। बैलेंस शीट्स के आइटम को, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को टेक ओवर कीजिए। एसेट्स एंड लायबिलिटी जो टेक ओवर करने हैं उनको टेक ओवर कीजिए एज इट इज बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर लिए। तो याद रखिएगा कैपिटल हमको टेक ओवर नहीं करना है और कैश और बैंक हमको टेक ओवर नहीं करना है, दो चीजों में। उसका हमको क्या करना है, एसेट्स को बेच देना है। एसेट्स से बेचने से पैसा आएगा तो उस पैसा को ले लेना है, मिल गया पैसा। उसके बाद हमको क्या करना है, लायबिलिटी को पे कर देना है, पे कर दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, देखना रियलाइजेशन में कोई एक्सपेंस हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रियलाइजेशन में क्या हुआ था, एक्सपेंस हुआ है 60 रुपए का। तो ये एक्सपेंस क्या हमारे बैंक से गया है? सबसे पहली बात, नहीं हमारे बैंक से नहीं गया है, तो बैंक से नहीं जाएगा। तो ये कौन दिया है, तो कैपिटल कोई पार्टनर दिया है, तो उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से ये जा रहा है, तो इसलिए 60,000 रुपये उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उससे कैपिटल उसका 60 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट हो जा रहा है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो उनका कैपिटल इतना से बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो अब चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका ओपनिंग कैपिटल ये आ गया। उसके बाद जो वो मटका बनाया हुआ था प्रॉफिट से, जनरल रिजर्व ये था ना, इसको हम लोग पीएसआर में डिवाइड कर लेते हैं, ओल्ड पीएसआर। तो उसको ये इन्होंने डिवाइड कर लिया है। उसका रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ उन्होंने ले लिया। उसके 60 रुपए जो पार्टनर रियलाइजेशन में दिया था उसका तो कैपिटल बढ़ेगा ना रियलाइजेशन से, तो ये बढ़ गया। आ गया बात समझ? पे कोई पार्टनर से एसेट्स भी ले रहे हैं क्या? तो यहाँ पे 4 और 2 650। तो यहाँ पे 450 और जो ये 200 रुपया आया है, इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन है, अगर मान लीजिए अगर नहीं होता तो इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके इसका आसानी से हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज को छोड़ गया, आप लोगों को कहीं भी डाउट कुछ हो रहा है? तो यहाँ पे मान लीजिए ये अगर नहीं होता, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आपका यहाँ पे 450 बढ़ जाता है, यहाँ पे आपका 200 रुपया बढ़ जाता। तो इसको छोड़ के क्या आप लोगों को कहीं भी कुछ अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग बताइए यहाँ पे इजिली।
तो चलिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 450 और 200 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, जितना भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसको सीता बियर कर रही है, तो सीता तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर कर रही है, तो उसको तो रियलाइजेशन एक्सपेंस देना पड़ेगा ना 450 रुपया। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे उसके कैपिटल अकाउंट से घटा दिया जाएगा, ठीक है, तो उससे उसका कैपिटल घट जाएगा। और ये 60 रुपया उसको रियलाइजेशन के लिए उसका रेम्यूनरेशन, यानी उस काम करने के लिए उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उससे उसका कैपिटल बढ़ा दिया जा रहा है, यानी उस काम में जितना खर्चा लग रहा है उससे उसका कैपिटल घट जाएगा, और उस काम करने के लिए उसको जितना पैसा दिया जा रहा है उस पैसा से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो देयर वाज ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 250 रुपया, यानी 250 रुपया का जो एसेट्स था विच वाज टेकन ओवर बाय रीता, जो रीता टेक ओवर कर रही है 200 रुपया में। तो जो जब रीता अगर 200 रुपये में वो एसेट्स टेक ओवर कर रही है तो उसका कैपिटल घटेगा ना जी, क्योंकि वो पैसा के बदले में एसेट्स लेके जा रही है, तो उतना पैसा हम उसको कम देंगे। आई बात समझ में। तो यहां तक आप लोगों को कोई समस्या? और रियलाइजेशन में भी इसको याद रखिएगा कि जितना से, अगर यहाँ पे सिर्फ कैश में जो एसेट्स रियलाइज होते हैं वही नहीं आते, अगर पार्टनर्स कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर करते हैं वो भी हमको यहाँ पे शो करना करेगा कि पार्टनर्स कितने वैल्यू पे वो एसेट्स और लाइबिलिटी ले रहे हैं, तभी जाके हमारा रियलाइजेशन का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। आई बात समझ। उसके बाद बैंक अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिक, ये टैली कर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है, बैंक जितना पैसा घटना बढ़ना होता है तो उसके बाद ही हम लोग देते हैं। अगर फिर भी कुछ बचता है तो पार्टनर से लेके जाते हैं, तब तो हम देखते हैं कि जो अगर कुछ बचता है तो पार्टनर से लेके चले जाते हैं ना, तो उसके पार्टनर्स में जब जाते हैं तो बिजनेस का बैलेंस यहाँ पे नील बच जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ यहाँ ये सब पैसा गया है और ये पैसा आया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कुछ भी कैरी डाउन बैलेंस नहीं आ रहा है, यानी हमारा बैलेंस यहाँ पे नील बच जाना चाहिए। तो यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को अभी तक? तो यहाँ पे देखिए, अब ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है, और उसके बाद यहाँ पे एंट्री देख ले रहे हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, यानी फर्म अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करता है तो रियलाइजेशन टू डेबिट, ये अगर पार्टनर करता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल कर देते हैं। उसका डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय अनुभव, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय, तो जो हमने ऊपर अभी बात कर रहा था ठीक वही हो गया, टू कैपिटल चला गया। उसका रेम्यूनरेशन पेड टू बीभा, यानी उसके लिए उसको कुछ रेम्यूनरेशन देते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कर देते हैं, ठीक है। यानी ये सब पैसा वो कैश में नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ मौखिक भाषा यहाँ पे चल रही है, यानी पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे अभी तक हो रहा है रियलाइजेशन के बीच में, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा कैश अकाउंट ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अगर पार्टनर के बीच में अगर कोई हमको यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो देखिएगा, अगर पार्टनर्स को जो पैसा देना है ना, कम पार्टनर्स को अगर लेके आना है तो वो तो लेके आ ही रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेस को जो पैसा पार्टनर को अगर देना है तो देख रहे होंगे वो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाली जा रही है, डाली जा रही है, डाली जा रही है। वो बोल रही है कि तुम लास्ट में ले लियो, अभी हमारे से पैसा मत मांगो, क्योंकि अभी हम दूसरे टेंशन में जी रहे हैं, ठीक है। अगर वही अगर बिजनेस को आपसे पैसा लेना है तो पहले पैसा ले गया, उसके बाद बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जनरल एंट्री ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हाँ, अभी आप लोग जनरल एंट्री में ट्राई कीजिएगा, जनरल एंट्री हमारे अकाउंटिंग का इसको बेस माना जाता है, तो आप लोग का जनरल एंट्री जितना स्ट्रांग होगा उतने आप स्ट्रांग अकाउंटिंग में होंगे। तो आई होप आप लोगों को जनरल एंट्री में एकदम सही से दिमाग खटाइए, और जो हमने शुरू में हमारे टीचर ने बेसिक पढ़ाए होंगे ना, क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए, व्हेन एसेट कम्स इन क्या होगा, व्हेन एसेट गोज आउट क्या होगा, व्हेन दिस इंक्रीजेस क्या होगा, व्हेन डेट इंक्रीजेस क्या होगा, तो वो चीजें हमारी बहुत आगे चल के भी काम करने वाली है। आप क्यों भी कितना बड़ा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहिए, वो चीजें आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो आप बेसिक को जितना मजबूत करिएगा उतना ही आपको आगे चल के फायदा मिलने वाला होगा, और आगे चल के अगर आपको कुछ करना भी नहीं होगा तो अभी भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पास कोई भी हो जाता है। एग्जाम में पास होने के लिए हम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
आई बात समझ में? तो अगर पढ़ रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए कि आप टॉप करें, मिनिमम 90% आए, उससे ऊपर जाइए। क्योंकि अगर आपको आज एक चीज मैं बताता हूँ, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। आज आप लोगों को कुछ ज्ञान दे देता हूँ। तो अभी ये आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आपके स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है? तो आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है, तो मान लीजिए आर्चरी का जो बोर्ड होता है ना, आर्चरी जब हम खेलते हैं तो उसका ये जो मिडिल होता है, यहाँ पे अगर हम मारते हैं तो यहाँ पे सबसे हमको हाई स्कोर मिलता है ना। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे हाई स्कोर होता है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे टारगेट करते हैं, सबसे सेंटर पे मारने की अगर हम टारगेट करते हैं, तो अगर सेंटर में ना भी लगा हमारा जो तीर होता है, अगर मान लीजिए हमारा नसीब खराब भी हुआ, अगर सेंटर में जाके वो अगर तीर नहीं लगता है, तो फिर भी वो